बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीमों के दरमियान जो है वनडे सीरीज़ अख्ताम पजीर हुई, जहाँ पर पाकिस्तान ने जो है इस सीरीज़ अगर देखा जाए तो ये बड़ी तारीखी सीरीज़ थी। 32 साल के बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीमों के दरमियान ये सीरीज़ मुनक्किद हुई और इस सीरीज़ के अंदर हमने देखा कि पहला मरहला हमने देखा कि इसमें बाकायदा तौर पर न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की 2-1 से। इस मैच के हवाले से अगर हम बात करें तो एक जानिब अगर हम देखें तो एक वक्त ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी बॉलर्स कुछ हावी होते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर फिलिप्स ने बड़ी ज़बरदस्त शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान से जो है मैच जीत कर ले गए और इस सीरीज़ भी अपने नाम करते हुए दिखाई दिए। इस सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब। रियाज साहब से सबसे पहले बात करेंगे इस सीरीज़ के हवाले से। रियाज साहब, बड़ा ज़बरदस्त कल का मैच रहा। सबसे अहम चीज़ ये थी कि इस सीरीज़ पे पहली दफ़ा हमने देखा कि शायकीन क्रिकेट की बहुत बड़ी तादाद कल आखिरी मैच देखने के लिए नेशनल बैंक अरीना क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद थी और उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह पाकिस्तानी बैटर्स और फिर कप्तान ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया और फिर पाकिस्तान की जानिब से फ़खर जमान ने सेंचुरी स्कोर की और हमने देखा कि उसके साथ साथ अगर इस मैच के हवाले से बात करें तो एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान ये मैच जीतता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर फिलिप्स ने बड़ी शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और मैच शायद पाकिस्तान के हाथों से छीनते हुए लेकर गए और न्यूजीलैंड को सीरीज में कामयाबी दिलाई। क्या कहेंगे इस पे फिलिप्स की इनिंग के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, ये सीरीज़ जो थी नए साल में पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत की हामिल थी और जब पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचेस न्यूजीलैंड से बराबर खेल चुका था और जिस तरह का पाकिस्तान ने खेल पेश किया था गो के पहले टेस्ट में जो कि दिसंबर गुज़श्ता साल के आखिरी हफ्ते में खेला गया, उसमें तो यकीनन न्यूजीलैंड की टीम जो थी जीतने की बिल्कुल पोजीशन में थी और उसमें पाकिस्तान के इतने चांसेस नहीं थे। लेकिन जो दूसरा टेस्ट इस साल के शुरू में हुआ उसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के लिए दोनों के लिए चांसेस थे, लेकिन फिर पाकिस्तान की टीम आपने देखा कि सरफराज जो 4 साल के बाद आए थे उन्होंने कमबैक किया और बैक बाउंस किया, उन्होंने सेंचुरी बनाई। उनकी सेंचुरी की बदौलत और आखिरी लम्हात में नसीम शाह और अबरार अहमद ने जो इस्तकामत का मुजाहरा किया, अच्छी मतलब बैटिंग की और फेस किया उनके बॉलर्स को, तो मैं समझता हूँ कि उससे हमारी जो थी एक नाकामी जो है वो बराबरी में तब्दील हो गई, गो कि हम उसमें फ़तह हासिल कर सकते थे। ये तो हो गई टेस्ट सीरीज़ की बात, जो हमने एक अच्छा मौका उसमें ज़ाया किया। अगर शुरू में दूसरे टेस्ट के इब्तिदा में जब हमारी सेकंड इनिंग्स थी, अगर हम तेज़ खेलते हैं निस्बतन, इसलिए कि हमें बहुत कम रन से बाकी थे उस वक्त, तो अगर हम खेल लेते फर्स्ट मतलब सेशन में तो शायद हम वो टेस्ट जीत भी सकते थे। बहरहाल वो टेस्ट सीरीज़ बराबर हुई तो हमने सुख का सांस लिया कि हमने जो ऑस्ट्रेलिया से और इंग्लैंड से जो सीरीज़ हारी थी उसका कम से कम कुछ थोड़ा सा इजाला किया बराबर होने के बाद। और उसके बाद फिर ऐसा लगता था वनडे सीरीज़ में जिस तरह से हमने पहला मैच बड़े मतलब एक अच्छे तरीके से और बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल हाई था हमारे खिलाड़ियों का और एक प्रोफेशनल मतलब अप्रोच भी नज़र आ रही थी। लगता ऐसा था कि हम ये सीरीज़ जीत जाएंगे इसलिए कि आपके पास 2 मैचेस बाकी थे, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली वही हुआ जैसा हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं है, हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है। तो पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर उसका सबूत दिया और आप ये देखें कि जब हमने मतलब तीसरे मतलब मैच में हमने ज़ाहिर है अच्छे रन्स किए थे, 280 रन्स बनाए थे 9 खिलाड़ियों के आउट होने पे, 50 ओवर पूरे हमने खेले थे। फ़खर जमान, रिजवान और आगा सलमान ने मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश की और फ़खर जमान ने ज़ाहिर है उसमें सेंचुरी स्कोर की और उन्होंने उसी तरह से मतलब तारीखी इनिंग्स के लिए जो उन्होंने 2017 की आईसीसी T20 चैम्पियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड में भारत के खिलाफ पेश की थी। तो जब इतने अच्छे आपने रन्स बना लिए, देखें अगर ये रन्स जो थे बहुत ज़्यादा नहीं थे तो कम भी नहीं थे, एक मतलब चैलेंजिंग ज़रूर थे, लेकिन इन मतलब स्कोर पे हम उनकी टीम को फंसा सकते थे। लेकिन आपने देखा कि जब उनकी बारी आई शुरू में मतलब जो उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो लगता ऐसा था कि हम ये वनडे जीत जाएंगे और उसके साथ साथ सीरीज़ भी जीत जाएंगे और इसी तरह की कामयाबी की पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत थी और पाकिस्तान कंफर्टेबल पोजीशन में था। लेकिन आप ये देखें कि हमारे जो तेज़ बॉलर थे वो उस विकेट से फ़ायदा नहीं उठा सके, उनको विकटें नहीं मिली और इसमें ये ज़रूर है कि शाहीन शाह आफरीदी के ना होने से तो बड़ा फ़र्क पड़ा है, कई एक सीरीज़ उनके बगैर हुई हैं, लेकिन नसीम शाह जो मतलब ये कि नहीं खेल सके तो उसकी वजह से फ़र्क पड़ा। इससे पहले कि वो
टॉप मतलब कि विकेट टेकर हैं इसके 8, जबकि उन्होंने एक मैच नहीं खेला। तो हसनैन चूंकि काफ़ी देर के बाद आए थे तो उनका वो रिदम नहीं बना, क्योंकि वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। रिदम नहीं बना, अच्छा, वो तो फिर कंटिन्यू जो है इस ग्राउंड पे खेलते आ रहे हैं, पीएसएल के मैचेस उन्होंने खेले। इतना तो आइडिया एक बॉलर को होना चाहिए, अगर चांस मिला तो उसे बाकायदा तौर पर उसको बिल्कुल प्रूव करना चाहिए था। आपने बिल्कुल सही कहा। आप ये देखें कि पहले ओवर्स की गालिबन तीसरी गेंद पे मतलब एलबीडब्ल्यू की एक अपील भी हुई थी, जिसपे बाकायदा मतलब रिव्यू भी लिया गया था। वो एक नहीं हो सका, वो चांस था। उन्होंने शुरू के 2-3 ओवर्स बहुत अच्छे खिलाए, लेकिन बैड लक के उनको विकेट नहीं मिली। लेकिन जो हमने जो देखा ना कि फिलिप्स ने तो हमारे हलक से मतलब वो जीत जो है निकाल के उन्होंने दे दी। असल में होना ये चाहिए था कि हमारी जो कप्तानी थी ना, जिस तरह से हमने 280 रन बनाए थे, उस तरह से हमारी कप्तानी जो है ग्राउंड में हमको नजर नहीं आई। एक चीज और दूसरी बात ये थी कि जिस वक्त हमें अपने स्पिनर्स को खिलाना चाहिए था, लेके आना चाहिए था, उस वक्त हमारे स्पिनर्स नहीं आए। और हम सब ये चीज जानते हैं कि न्यूजीलैंड या जितने भी गोरे बैटर्स हैं वो स्पिनर्स को ज्यादा अच्छा नहीं खेलते। आपने जो है बाद में आप ये देखें कि जब फिलिप्स ने रन्स बनाए, किम विलियमसन ने रन्स बनाए, तो उन्होंने 23 बॉलर्स के ऊपर मतलब रन्स बनाए। बिल्कुल 23 बॉलर्स के ऊपर रन करते हुए दिखाई दिए। रियाज साहब, बड़ी जबरदस्त बात आप कह रहे थे। अब हमें जिस तरह मैं कह रहा था कि दूसरे मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे, तो हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाफर हुसैन ने स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है। जाफर साहब, कल मैच बड़ा जबरदस्त रहा, 280 रन स्कोर किया हमने और फिर 281 रन का टारगेट जो है 8 विकेटों के नुकसान पर न्यूजीलैंड ने पूरा कर लिया। 32 साल के बाद वो हमसे यहाँ पर सीरीज भी जीत कर चले गए, तो क्या कहेंगे? और फिर फखर जमान की इनिंग के हवाले से आप बता दें, और फिर हमारे जो लैप्स करता दिखाई दिया हमारा फास्ट बॉलिंग का शोबा। अगर हम शहनशाह आफरीदी के हवाले से बात करें, जब से वो ड्रॉप है तो उसके बाद कुछ कांधों पे प्रेशर ज़्यादा उठा लिया था। नसीम शाह ने कल आराम दिया गया, लेकिन कल फिर हमने जो पेस अटैक खिलाई वो एक नाकाम होती हुई दिखाई दी। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे नज़रसानी की ज़रूरत है, और पाकिस्तान को मेरे ख़्याल में कि टेस्ट सीरीज़ भी जीतनी चाहिए थी और ये ओडीआई सीरीज़ भी जीतनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों टीमों का पलड़ा बराबर सा था। कोई ऐसी बात नहीं कह सकते कि वो बहुत अच्छी टीम थी या हमारी बहुत अच्छी टीम थी। दोनों एक ही लेवल की टीम थी। 110 मैचेस हो चुके हैं दोनों टीमों के दरमियान, तो दोनों ने जो है ना तकरीबन 50 इन्होंने जीते हैं, 50 उन्होंने जीते हैं। तो मकसद ये है कि जितने भी मैचेस जीते गए हैं वो अवे के तौर पे या होम ग्राउंड पे तौर पे हुए। लेकिन ये जो सीरीज़ हम हारे हैं, ये मेरे ख्याल में 1976 के बाद शायद हम लोग ये सीरीज़, वनडे सीरीज़ अपने मुल्क में हारे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि टीम हमें तगड़ी उतारनी चाहिए थी। अगर आपको कुछ लूप पोल्स नज़र आ रहे थे खिलाड़ियों में, कुछ ऐसे खिलाड़ी इंजर्ड थे जिनको नहीं खिला सकते थे, तो उनको आराम देके किसी और को आप जो है ना शामिल कर लेते हैं। मेरे ख्याल में रियाज भाई ने बिल्कुल सही कहा, स्पिनर्स का वो रोल जो दिखाई देता है हमेशा से पाकिस्तान की पहचान रहा है, वो अब दिखाई नहीं दे रहा। आप नए बॉलर्स को आजमा रहे हैं, पहले आपने इब्रार को आजमाया, फिर उसामा को आपने डाल दिया। तो मकसद क्या है? नए बॉलर्स को चांस तो आप दे रहे हैं, लेकिन कोई विनिंग ट्रैक पर कोई ऐसा प्लेयर्स हमें दिखाई नहीं दे रहा कि वो जो है ना आउट कर सके या वो कोई विकेट ले सके। अब नसीम शाह पे इतना लोड डाल दिया कि वो भी इंजर्ड हो गए, आपके शहनशाह आफरीदी पे इतना लोड डाल दिया था कि वो भी इंजर्ड हो गए। तो इस तरह की मिसालें हमारे सामने। शहनशाह आफरीदी की बात आपने की, जाफर हुसैन साहब, शहनशाह आफरीदी बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने उन्हें जाना था, 2 से 3 मैचेस खेलने जाने थे, लेकिन अब बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा है कि मैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने नहीं जाऊंगा, और अब खुद लाहौर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर जाकर वो अब ट्रेनिंग करते दिखाई देंगे और फिर पीएसएल का हिस्सा बनते दिखाई देंगे। इस पे क्या कहेंगे? लीग ना खेलना, क्या समझते हैं कि इंजरी में कोई प्रॉब्लम अब भी मौजूद है? देखिए, अगर फिट थे, लीग खेलने जाना था, तो लोग यही बातें करते हैं कि भाई आप वनडे खेल लेते हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड के खिलाफ, अगर आप फिट थे। तो मकसद ये है कि आप लाजमी नहीं है कि आप जाके दूसरे की लीग आप खेलते रहें, अपने मुल्क को तरजीह देनी चाहिए। और बहुत अच्छा फैसला है शहनशाह आफरीदी का, पाकिस्तान में आप आराम करें, अपने आप को बचाएं, क्योंकि फास्ट बॉलर्स हैं और हमारे पास फास्ट बॉलर्स की कमी नहीं है। लेकिन यह है कि इंजरीज जिस तरह बढ़ रही हैं, और इस साल गुज़श्ता साल जो गुजरा है उसमें जितनी इंजरीज का सामना करना पड़ा है हमारे प्लेयर्स को, मेरे ख्याल में डॉक्टर्स पर भी तवज्जो देनी पड़ेगी, हमारा जो फिजिकल ट्रेनर वगैरह हैं उन पर भी तवज्जो देनी पड़ेगी कि वो किस तरह के लेकर आ रहे हैं जो पीसीबी में अपने जो है ना उस तरीके से प्लेयर्स को फिट नहीं कर पा रहे हैं, पे दिखाई नहीं। तो मेरे ख्याल में जो शहनशाह आफरीदी का फैसला है वो दुरुस्त है, और आराम करके उनको बिल्कुल अपनी लीग खेलनी चाहिए। पीएसएल शुरू होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, 15-20 दिन रह गए, तो मेरे ख्याल में अब जो है ना शहनशाह आफरीदी को लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी करते हुए अपनी टीम को एक मरतबा फिर जो है ना वो फतेह बिल्कुल फतह दिलानी चाहिए। रियाज साहब, 2023 अप्रैल में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने फिर पाकिस्तान का दौरा करना है और वनडे सीरीज होनी है, क्या कहेंगे? क्या तैयारियां पाकिस्तानी को, क्योंकि पीएसएल के फौरन बाद जो है ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगी? देखें,
पाकिस्तान को जो तैयारी करनी चाहिए, हमने बदकिस्मती से ये देखा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को हमेशा से फ़िज़िकल फ़िटनेस के मराहिल से गुज़रना पड़ा है, और जितनी इंजरीज़ हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को होती हैं वो हमने देखा कि इंजरीज़ तो ज़रूर होती हैं दूसरे मुल्कों की टीमों को, लेकिन इतनी नहीं होती। तो इससे तो मुझे ये नज़र आता है कि कोई हमारी जो ट्रेनर है या हमारा जो ट्रेनिंग का सेशन होते हैं या जो हमारी कोचिंग है उसमें कोई ऐसी मतलब ये कि चीज़ें शामिल हैं जिसकी वजह से हमारे खिलाड़ी जो है वो ऑन एंड ऑफ जो है वो ज़ख्मी होते रहते हैं, जो कि ये रेशो दुनिया की दूसरी टीमों में बहुत कम है। वो कि इंजरी जो है वो खेल का हिस्सा है। खिलाड़ी जब मैदान में उतरते हैं तो उनको यकीनन चोटें भी लगती हैं और बाज़ औक़ात उनके हैमस्ट्रिंग भी होती है और मतलब वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस बड़ी तादाद में हमारे खिलाड़ी मतलब इंजरी का शिकार हुए हैं, आप ये देखें कि वर्ल्ड कप में हमें सिर्फ शहनशाह अफरीदी के इंजर्ड होने की वजह से नाकामी का सामना करना पड़ा। तो जब आपके जो की बॉलर्स हैं या हमारे जो की परफॉर्मेंस हैं, बदकिस्मती ये है कि हमारे जो बेंच ऑफिशियल्स हैं उनको इतनी बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं कि वो एक तो एक्सपोज हो जाते हैं और दूसरे मतलब ये कि दुनिया की नज़रों में एक्सपोज हो जाते हैं, और दूसरे ये कि वो अनफिट हो जाते हैं। अब आप मतलब ये कि शहनशाह अफरीदी की मिसाल सामने, हारिस रऊफ़ की मिसाल सामने, अब नसीम शाह की मिसाल आपके सामने है। इसी तरह आप ये देखें कि अभी अबरार अहमद जिस तरह से उनको मतलब अगर उन्होंने विकटें ले ली तो उनको इतना ज़्यादा बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया कि हमें लगता था ये कि उनका कंधा वंधा जो है वो अलग उसका शेप नज़र आ रहा है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मैं एंजॉय कर रहे हैं और फिट हैं। तो होता है, खिलाड़ियों की ख्वाहिश होती है कि वो ग्राउंड में रहें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आज का ये जदीद दौर है इसमें ट्रेनर जो होते हैं ना उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, कोचेस के ऊपर, कि वो खिलाड़ी की फिजिकल मतलब फिजिक देखें, उसका वेट देखें, उसकी मतलब तमाम चीजें देखें, उसके बाद फिर मतलब उस खिलाड़ी पर मुकम्मल फिट होने के बाद टीम में जरूर नहीं, वो मुकम्मल फिट होने के बाद नहीं, उतना ही बोझ उस पर डाल के उसकी मतलब ये कि इस काबिल करें कि वो फिट रहे। लेकिन देखें एक खिलाड़ी जो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता या बहुत ज्यादा मतलब फिजिकल उसको वो फटीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, हाउ कैन इट पॉसिबल कि वो जो है फिट रहेगा? वो तो फिर इंजर्ड होगा। जिस तरह से आप देखा कि मतलब ये कि हमारे जो खिलाड़ी जिस तरह फास्ट बॉलर हमारे साथ इंजरी का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बेदर्दी से इस्तेमाल किया जाता है और उनकी ट्रेनिंग उसके मुताबिक नहीं हो रही है। अभी बिल्कुल सही बात की जाफर ने कि अब हमारे ट्रेनर्स को जो है ना इस तरफ तवज्जो देनी होगी, डॉक्टर्स को भी तवज्जो देनी होगी, हमारे कोचेस को भी तवज्जो देनी होगी कि जो खिलाड़ी जो उसकी फिजिक है उतना ही बोझ उस पर डालें और उस हिसाब से उसकी तैयारी करें ताकि वो जख्मी बिल्कुल जख्मी ना हो, इंजर्ड ना हो। जाफर हुसैन साहब क्या कहेंगे? कल एक निजी टीवी पर जो है पाकिस्तान के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने बयान दिया कि नायब कप्तान को खिलाना ना खिलाना मेरे बस की बात नहीं। फिर बाबर आजम के हवाले से भी उन्होंने कहा कि बाबर आजम कप्तानी अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं। और फिर कल के मैच पे उन्होंने कहा कि हमने तकरीबन जो है 280 नहीं, हमें कम से कम 300 प्लस रन स्कोर करने चाहिए थे। क्या कहेंगे? एक बैटिंग कोच ने ये कहा है तो यकीनन इसमें कुछ ना कुछ तो चीज़ें हैं सामने, क्योंकि नायब कप्तानी के मसाइल पर बहुत बातें हो रही हैं। देखिए बात वाज़े तौर पे है, यूसुफ बड़े आपको पता है कप्तान भी रह चुके हैं और रन स्कोरर भी थे और पाकिस्तान की विकेटों को बेहतर समझते भी हैं। तो जिस विकेट पर मैच खेला गया था ये वो पहले टेस्ट की विकेट थी जहाँ पे स्कोर बढ़ गए थे, तकरीबन 700-800 स्कोर बन चुका था। तो ये वही विकेट थी, यहाँ पे तो स्कोर बनने थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम रन्स में थोड़े से पीछे रह गए, हमारे 300 प्लस स्कोर होना चाहिए था, लेकिन हमारे बैटर्स को जिनको बैटिंग करनी चाहिए थी लाइक बाबर आजम हो गए, शान मसूद हो गए, आगा सलमान हो गए, तो मेरे ख्याल में इनका ज़्यादा, क्योंकि ये बैटर्स हैं और पाकिस्तान के मुस्तकिल बैटिंग करते हुए आ रहे हैं, टेस्ट मैचेस भी खेला है इन्होंने, वनडे भी खेल रहे हैं, तो इन पे लागू था कि ये लोग कोई बड़ा रन्स करते हैं और अपनी टीम के जो है ना उसमें स्कोर में इजाफा करते हैं। तो मेरे ख्याल में यूसुफ भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है, अगर बैटर्स हमारे नाकाम ही हुए हैं, सिंपल सी बात है। और रह गई बात एक कैच की जो कि फिलिप्स का छूट गया, रिजवान से छूट गया, लेकिन मकसद ये है कि अगर यही कैच सरफराज से छूटता तो आपको पता है कि कितनी बातें हो रही थी टेस्ट मैच जब वो खेल रहे थे, जिस तरह उनसे मिसिंग हो रही थी, कैच नहीं पकड़ा जा रहा था, कितनी बातें की गई थी। तो इस तरह आप देखें ना, रिजवान से भी कैच छूटा था लेकिन कोई नहीं बोल रहा। मकसद ये है कि बोलना भी नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि मैच में कैचेस छूटते हैं, लेकिन क्रुशियल मैच था। आपने मैच पे कैचेस छूटते हैं, क्रूशल मैच था, मैच के अंदर कैचेस लाजमी छूटते हैं। इस पर थोड़ा सा रियाज साहब से बात करें। रियाज साहब है कैचेस मैचेस के अंदर कैचेस छूटते हैं, लेकिन हमने देखा जब सरफराज से टेस्ट मैचेस के अंदर कैच छूटा तो वक़ार यूनुस में उन्होंने जो है बाकायदा तौर पर जुमला कसा। क्या कहेंगे वक़ार यूनुस के हवाले से? खासकर मैं क्योंकि आपसे ये बात शेयर करना चाह रहा था क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद थे और बाकायदा वक़ार ने कमेंट्री बॉक्स में ये बात कही।
देखिए बिल्कुल उन्होंने ये कहा था, मेरे ख्याल से लफ्ज़ आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक आई एम राइट के ब्रिलियंट डिसीजन अंपायर का, ये ब्रिलियंट डिसीजन है। लेकिन हम ये समझते हैं कि मतलब खेल में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, ये जो है इट इज़ पार्ट ऑफ गेम। जैसे बिल्कुल सही बात की कि जब रिजवान से कैच छूटा तो बात नहीं हुई, लेकिन सरफराज से कैच छूटा तो लोगों ने, जो उनके मुखालफीन हैं, नाकिदीन हैं, उन्होंने उनकी सेंचुरी और 4 साल बाद जो उन्होंने कम बैक किया उसको तो उन्होंने नहीं देखा, उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की मतलब अच्छाई तो नहीं की, लेकिन उन्होंने उन 2 कैचेस को जो थे स्टैम्प को उन्होंने पकड़ लिया। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखें जहाँ तक सरफराज की बात है, हमारे लिए रिजवान बहुत ही मोहतरम है, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और वो इस सीरीज़ में भी वनडे सीरीज़ जो थी उसमें नंबर 1 हाईएस्ट स्कोरर हैं। और हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें रिजवान को नज़र बद से बचाए, बाबर को नज़र बद से बचाए और वो इसी तरह परफॉर्म करते रहें। लेकिन सरफराज की जब बात आती है तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे बाबर आजम है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उनकी बड़ी शानदार है, लेकिन एज ए कैप्टन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बाज़ औक़ात वो मतलब बाज़ लोगों के मुताबिक ऐसी चीज़ें और बातें कर देते हैं जो कतई तौर पर मुनासिब नहीं बिल्कुल। होती। कप्तानी के हवाले से बात हो रही थी, वक्फे के बाद जरूर बात करेंगे। इस वक्त वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे से वापस आते हैं तो बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से भी बात करेंगे। पैकेज आपने देखा, जिस तरह बात कर रहे थे कि हम बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे रियाजुद्दीन साहब से। रियाज साहब क्या कहेंगे बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से, क्योंकि हमने देखा कि टेस्ट में बड़ी तनकीद हुई और फिर वनडे सीरीज़ हार गए। अब तो शायद अब सेलेक्टर्स या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब कप्तान चेंज करते हुए नज़र आए। तीनों तर्ज की क्रिकेट में हो सकता है कि अलग अलग कप्तानी सौंपते हुए भी नज़र आए। देखें शहजादा, अब तो कैटेगोरिकली एक बात बिल्कुल साबित हो गई है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो बाबर आजम की वो आउटस्टैंडिंग है और वो इसी तरह इंशाल्लाह चलती रहनी चाहिए, चलती रहेगी। लेकिन अगर आप बात करेंगे उनकी कैप्टनसी की, तो अगर आप रेशो निकालें, परसेंटेज निकालें, तो आपको नज़र आएगा कि ज़्यादातर मैचेस जो हैं उनकी मतलब ख़राब कप्तानी की वजह से हमारे, और ये बात मतलब सभी कह रहे हैं, कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं, नाक़िदीन भी कह रहे हैं और जो एक्सपर्ट हैं वो भी ये बात कह रहे हैं। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मतलब फ़ैसला साज जो भी लोग हैं वो इस बात पे अब देख रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट के कप्तान अलग होने चाहिए। बाबर आजम जो है T20 और इसी तरह से बिल्कुल। इससे मजीद बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से भी जाफर साहब से बात करें। जाफर साहब क्या कहेंगे बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से? देखिए, बाबर आजम की कप्तानी, मैंने कहा कि कप्तानी के ऊपर तो इश्यूज़ हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ना तो वो टेस्ट की कप्तानी के बारे में मैं कह सकता हूँ कि इतनी अच्छी कप्तानी की है, ना ही उन्होंने वनडे में इतनी अच्छी कप्तानी की है। कप्तानी के लिहाज से तो हर कोई कह रहा है कि वो ज़्यादा बेहतर चॉइस थी, लेकिन एज ए प्लेयर उनका जो स्टाइल है, उनका जो खेलने का तरीका है, वो जिस तरीके से रन्स उगल रहा है, उनका बल्ला मेरे ख़्याल में एक बैटर के तौर पे बहुत अच्छे हैं। लेकिन चूंकि आपको मालूम है कि ये साल क्रिकेट ODI वर्ल्ड कप का है, तो और कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि मेरे ख़्याल में जो है ना चेंजेस आ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, और वनडे में भी, टेस्ट में भी और T20 की भी कप्तानी। इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि चीफ सेलेक्टर जब हटें तो उम्मीद की जा रही है कि शहनशाह आफरीदी पे एक भारी जिम्मेदारी आने वाली है और इस तरीके से जो है ना 1-2 प्लेयर्स पे और भी आने वाली है। तो मेरे ख्याल में ये लेकिन हमने तो ग्रूम नहीं किया किसी को भी वाइस कप्तान के तौर पर। जाफर साहब देखिए, हम प्लेयर्स लेते भी T20 PSL से हैं और उसके बाद ग्रूमिंग भी वहीं पे होती है। हम किसी को ये नहीं कहते कि भाई अलग से जो है ना टेस्ट की कप्तानी मिला कर लें। अब देखें, बाय नेचर जो कप्तान है वो तो आपको मालूम है कि सरफराज से अच्छा कप्तान इस वक्त कोई भी नहीं है। और दोबारा इस ओहदे पे आते हुए देख रहे हैं सरफराज को आप मेरे टेस्ट मैचेस के अंदर? देखिए, टेस्ट मैचेस तो हमारे इस साल है ही नहीं ना, हमारे टेस्ट मैचेस तो अगले साल हैं। जब अगला साल शुरू होगा उस टाइम देखेंगे भाई किसको कप्तान बनाना है और किसको क्या करना है। क्योंकि वनडे में तो जगह बनती दिखाई नहीं दे रही है सरफराज की। वनडे में लेना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि वनडे में उनकी जगह बिल्कुल बनती है, ये नहीं कहिए कि बनती भी दिखाई नहीं दे रही। वर्ल्ड कप में दोनों को होना चाहिए, रिजवान को भी होना चाहिए और सरफराज को भी होना चाहिए। ये वर्ल्ड कप आसान नहीं है, आपको पता है इंडिया में है और वहाँ की विकेटों के लिहाज से सरफराज और विकेट, आपको पता है कि विकेट भी बहुत अच्छी वो जो है ना जज करते हैं, रीड बड़ी अच्छी करते हैं जाफर की बात को सेकंड करूंगा कि
देखें, इस जो सीरीज़ हुई थी इसमें भी सरफराज को लेना चाहिए था। उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि वो इतने अरसे के बाद आए और उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। जब एक आदमी इतने एतमाद के बाद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता है तो वो तो वैसे ही उनकी इंक्लूजन जो है वो ड्यू हो गई थी कि उनको टीम में रखते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी भी टीम के अंदर कुछ सीनियर ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका माइंडसेट है कि सरफराज को शामिल नहीं करना। वो शायद डरते हैं कि अगर ये परफॉर्मेंस देता रहा तो कोई दूसरा खिलाड़ी बाहर हो जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि वर्ल्ड कप की टीम में इंडिया में वो अच्छा खेलते रहे बाहर की विकेटों पे भी, तो उनको जो है टीम में रखना चाहिए। रिजवान चाहे विकेट कीपिंग करते रहें लेकिन बैट्समैन के तौर पे जो सरफराज की एक्सपर्टीज़ हैं इनको शामिल होना चाहिए। और आप देखें ना, बोर्ड में भी अब ये बात शुरू हो गई है कि जैसा कि अभी आया कि वनडे की कप्तानी जो है शान मसूद को और सरफराज को अपना टेस्ट मैच की और T20 की कप्तानी बाबर आजम को। तो उसकी वजह यह है कि देखें, इससे तो जो है ना, जब आप तीनों फॉर्मेट के कप्तान अलग बनाएंगे तो इसमें इजारादारी जो है ना किसी भी मतलब खिलाड़ियों की जो सीनियर होते हैं ना, जैसे एक परसेप्शन है बाबर आजम के मुतालिक कि अपने 2-3 खिलाड़ियों के साथ मिलकर मतलब पूरी टीम सेलेक्ट करते हैं और अपने दोस्तों को मतलब खिलाते हैं, दोस्त नवाजी करते हैं, जैसे कि शोएब मलिक साहब ने भी कही थी ये बात और भी दूसरे क्रिकेटर्स कहते रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा सिलेक्शन कमेटी है मेरे ख्याल से वो जो है किसी मसलहत का शिकार हो गई, वरना इस वनडे में उनको टीम में शामिल होना चाहिए था। और बाबर आजम को मैं समझता हूँ कि जितने बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे कि शाहिन शाह अफरीदी ने खुद कहा कि उतनी बड़ा कप्तान भी उन्हें होना चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि इतने टेस्ट मैचेस खेलने के बाद जिन मैचेस की उन्होंने कप्तानी की है उसमें मेरे ख्याल से वो सीख नहीं सकें। तो अब ये सही वक्त है कि मतलब किसी और को टेस्ट का कप्तान, जैसे जाफर ने कहा 6 महीने अभी साल है टेस्ट के लिए, तो अगर आप एक कप्तान अनाउंस भी कर देंगे तो उससे ये है कि सरफराज का एतमाद भी बहाल होता हुआ दिखाई देगा। जाफर साहब, इस सीरीज के अंदर हमने देखा कि इमाम उल हक नाकाम नजर आए इस सीरीज के अंदर, क्या कहेंगे? क्योंकि अब हमें वर्ल्ड कप खेलना है अक्टूबर में, तो हमें एक नया ओपनर, अगर हम देखें तो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करने वाले ताहिर तैयब भी मौजूद हैं स्क्वाड के अंदर, शान मसूद खुद ओपनिंग कर लेते हैं, तो समझ रहे कि अब इमाम उल हक का सिलेक्शन मुश्किल दिखाई दे रहा है वर्ल्ड कप के अंदर। मेरे ख्याल में आप गलत कह रहे हैं। आपको जो है ना उनके जो एनालिसिस हैं उनको उठा के देखिए, और अभी भी परफॉर्म करते हुए तो नजर ही नहीं आ रहा है वनडे में। शान मसूद जिनको आप लेकर आए उन्होंने क्या कर लिया, उनकी जगह लेकर सर एक मैच के बाद आप उनको शान मसूद को तनकीद का निशाना बनाते दिखाई दे रहे हैं। आप जरा ग्राउंड में देखेंगे कौन ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है, कौन ज्यादा मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ये भी देखिए कि बैटिंग किस तरह चल रही है। और इमाम उल हक पे आप बात कर रहे हैं, जो आपको पता है आईसीसी की रैंकिंग में 9 या 7 पे हैं वो, तो आप मेरे ख्याल में आप ये देख लीजिए कि इमाम उल हक ने बड़ा अच्छा परफॉर्म अपनी जाती इनिंग खेलना, अपने लिए खेलना, जिस तरह बाबर आजम भी खेलते दिखाई देते हैं, लेकिन इमाम उल हक परफॉर्म की बात कर रहा हूं, परफॉर्म करते नजर नहीं आ रहे। बाद में 2 सेंचुरियां मारी उन्होंने भाई, आपके वनडे में कहां आप 30-35 रन आपके आराम से बनाए, और किस बैट्समैन ने आपके बनाए? आपका जिसने फखर ने बनाए। कहने का मकसद ये है कि उनकी जगह आप नौजवान किसी बैटर्स को चांस दे दें। मौका नहीं है, ये वर्ल्ड कप जो साल है हमारा, अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम आजमाते रहें। सीरीज कितनी है हमारे पास? कुछ भी नहीं है। एक आपकी जो आएगी 5 मैचेस आएंगे, अभी जो शेड्यूल है न्यूजीलैंड से वनडे की, इसके अलावा है क्या? आजमाते रहेंगे तो फिर टीम तो नहीं बनेगी भाई। बिल्कुल, अगर इसमें से अगर हम देख ले तो साइम अयूब बड़ी जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। माफ कर दे साइम, आप ये देखें जितने प्लेयर्स को आप लेकर आए डोमेस्टिक से, जितनों को भी लाए, या तो खिलाइए और प्रॉपर खिलाइए और बताइए ना, उसामा मीर को खिलाया हमने तीनों मैच। आप तीनों मैच का परफॉर्मेंस देख लें, आपके पास क्या है बताइए आप मुझे। तो शायद आप समझ रहे हैं कि उनकी जगह पे दूसरे शादाब खान की जगह आप उसामा मीर को लेकर आए, और उसामा मीर ने नो डाउट बड़ी अच्छी बॉलिंग की, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आप ये देखिए शादाब खान की जगह तो अभी नहीं ले सकते ना। ये अभी तो यहाँ पर अच्छी बात है कि आपको होम सीरीज में टाइम मिल गया, होम सीरीज में आपको मौका मिल गया, ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, आप अगर बैट्समैन के आपके प्योर बैट्समैन पड़े हुए आपके पास, अभी बात यही कर रहे हैं, रियाज भाई भी यही बात कर रहे हैं कि हम इंक्लूड करते हैं सरफराज को एज ए बैट्समैन। क्यों कर लें? एज ए सीनियर, एज ए एक्सपीरियंस। तो सीनियर शोएब मलिक से ज्यादा बैटर्स कौन अच्छा होगा? अगर नौजवान खिलाड़ी को सरफराज को क्यों शामिल करें हम? अगर हमारे पास मिडिल ऑर्डर का फुकदान आ रहा तो हम शोएब मलिक को टीम में शामिल कर लेना चाहिए। सरफराज को यूं शामिल करें कि उसकी करंट परफॉर्मेंस
उस 4 साल के बाद आया, 26 टेस्ट के बाद आया और उसने अपनी परफॉर्मेंस प्रूव की। उस पर कितना प्रेशर था, कितना दबाव था कि एक ऐसा पाकिस्तान का कप्तान जिसने शोएब मलिक भी रियाज साहब परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। सुन तो ले, पूरी बात सुन ले। पाकिस्तान को 2 वर्ल्ड टाइटल जिताए, एक आईसीसी T20 चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की जितवाई, इत्तेफाक से मैं भी वहां मौजूद था और मैंने उनकी कप्तानी बगौर मतलब देखी जिस तरह से वो कप्तानी कर रहे थे। दूसरे ये कि जूनियर वर्ल्ड कप के कप्तानी जो थी सरफराज के पास ही, जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, तो एक ऐसे कप्तान से आप जो है जूते उठवाते रहे, उससे पानी पिलवाते रहे, मतलब जो लोग थे कंसर्न लोग। लेकिन रियाज साहब कहने का मकसद ये है कि जब जगह नहीं बन रही है तो इंक्लूड कैसे करेंगे हम? जगह बन रही है, जगह बनाने से बनती है, ऐसे नहीं बन जाती। जो आप शोएब मलिक की बात कर रहे हैं, हम भी ये बात करते थे कि उस वक्त वर्ल्ड कप में उनकी जगह बनती थी, लेकिन अब जो है डिस्टेंस काफी बढ़ गया है। आप समझिए कि हारिस सोहेल के आने के बाद वो जगह पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। देखें, हारिस सोहेल ने परफॉर्म तो किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर उनको सर पे जो गेंद लगी है कल, बिल्कुल, अगर वो ना लगती तो शायद हो सकता है वो और लंबा मतलब खेल सकते थे, लेकिन चूंकि वो मेरे ख्याल से वो सही फील नहीं कर रहे थे, जिसके बाद वो रन आउट हुए गालिबन वो, तो वो मेरे ख्याल से यही एक दबाव था जिसकी वजह से वो रन आउट भी हुए या आउट हुए, तो वो नहीं खेल सके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो शोएब मलिक की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त तो पूरा ज़माना बोल रहा था कि शोएब मलिक को वर्ल्ड कप की टीम में होना चाहिए था, इसलिए कि उनका एक्सपीरियंस एक्सपोजर था, वर्ल्ड कप के लिए मतलब टैली करता था। लेकिन अब जैसा वक्त गुजर गया है तो करंट परफॉर्मेंस तो सरफराज की अच्छी है ना, तो आप उसको लें। अच्छा, मैं जो पहले कह रहा था ना, आपके वक्फे से पहले जो बात कर रहा था कि सरफराज ने मतलब जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पेश की, तो आप ये रवैया देखें बाज हलकों का कि वो उनके 2 स्टैम्प के पीछे तो पड़ गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि इतने अरसे बाद आया तो उसके लिए 2 अल्फाज कहें और उसको मतलब हाईलाइट करें उस चीज़ को कि उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। और मुझे तो ये ताज्जुब होता है, मैं बाबर आजम देखें, जब कोई कप्तान होता है ना, बड़ी मनसब पे जाता है, तो उसको बात भी फिर उसी अंदाज से करनी चाहिए। और एक ऐसा कप्तान, मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा इसलिए कि उनकी मतलब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और मेरी तो दुआ है, हमारी सबकी दुआ है कि उन पर नज़र ना लगे और इसी तरह से पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते रहे। लेकिन जब कोई बड़ा खिलाड़ी होता है और जब वो मतलब मीडिया के सामने आता है, तो उसको अपने जुमलों का चुनाव भी वैसे ही करना चाहिए, उसी मेरिट पे बात करनी चाहिए। बाबर आजम से जब ये सवाल किया गया कि सरफराज अहमद 4 साल तक बाहर रहे, क्या आपको इसका पछतावा है, तो उन्होंने ब्लंटली और मतलब ये फौरन रिएक्ट किया और कहा कि नहीं, मुझे पछतावा नहीं है। मैं ये समझता हूँ क्योंकि उन्होंने बाज़ अल्फाज उनके लिए अच्छे भी बोले बाद में कि जी वो उन्होंने आए, उन्होंने परफॉर्म किया, उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन कम से कम एक लफ्ज़ कह देते कि भाई 4 साल तक जब आदमी नहीं होता है तो उसको भी अफसोस होता है, हम साथी खिलाड़ी हैं, हमें भी अफसोस है, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं की। तो इसका मतलब ये एक माइंड सेट है जो सरफराज के खिलाफ है, और वही माइंड सेट वो है जो उनकी सेंचुरी को तो नज़रअंदाज कर रहा था, लेकिन उनके 2 जो उन्होंने स्टंप किए थे ड्रॉप करा था, हालांकि जो 2 कैचेस ड्रॉप कर दिए थे, स्टंप या आउट नहीं कर सकते, उस पर बात कर रहा था। देखें, इट इज़ पार्ट ऑफ गेम, खेल में ऐसी चीज़ें होती हैं, और एक ऐसे खिलाड़ी के लिए जो इतने साल के बाद आया, तो उसको तो थोड़ा सा तो आप मार्जिन देना चाहिए ना, मार्जिन प्रोविजन देना चाहिए। अगर उससे एक आध कैच छूट गया तो आप उसके पीछे लग गए, रिजवान ने छोड़ा तो उसके पीछे नहीं लगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ रिजवान अगर इतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है, अगर वो एक आध कोई मैच ड्रॉप कर जाता है तो ये कोई रिजवान की ऐसी कोई फॉल्ट नहीं है, गलती नहीं है। और इसी तरह कोई भी खिलाड़ी मतलब देखें ना, कैचेस छूट जाते हैं अच्छे अच्छे मौक़ों पे, अच्छी अच्छी टीमों से, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से छूटते हैं। वर्ल्ड कप की जो फातेह टीमें अभी हैं बनी हैं, उनसे भी मतलब ये कि कैचेस छूटते हैं। तो ये तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती है, लेकिन उसको मतलब बाकायदा पकड़ नहीं लेना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा था। बिल्कुल पकड़ना नहीं चाहिए। जाफर साहब क्या कहेंगे, क्योंकि इन्होंने तो बड़े वाज़ेह कह दिया सरफराज के हवाले से और रिजवान के हवाले से, लेकिन अब हमारा जो अगला नेक्स्ट सीज़न है वो PSL है, बड़ा इंपॉर्टेंट सीज़न है हमारा, और जहाँ से हम देखते हैं कि प्लेयर्स का इंतखाब भी, खुद आप कह रहे हैं कि प्लेयर्स का इंतखाब हम T20 से करते हैं, तो PSL में जो अच्छा परफॉर्म करता है वो टीम का हिस्सा बनता दिखाई देता है। माजी में हम देख रहे हैं शाहनवाज दानी अब शायद इस जाति का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें चांस मिलता हुआ अब कम दिखाई दे रहा है। देखिए, आपको पता है कि 25 करोड़ की आबादी है, उसमें से आपके 15 खिलाड़ियों ने खेलना है, तो मेरे ख्याल में और कितना खिलाएंगे, कितने खिलाड़ियों को जो है ना आप टीम के साथ रखेंगे, यही एक्सपोजर होता है। आपको पूरे साल तो रख लिया है, शाहनवाज धानी को पूरे साल आपने टीम के साथ रखा है, तो यकीनन एक्सपीरियंस गेन हुआ होगा। और अब जब PSL शुरू हो रहा है तो उनको अपनी टीम को जितवाना चाहिए, अपने आप को मनवाना चाहिए, वन साइडेड जितवाएं और बताएं कि भाई मैं किसी से कम नहीं था, अगर मुझे मौका नहीं मिला पूरे साल तो अब मैं जितवा सकता हूँ T20 में। तो मेरा मकसद यह है कि इस तरह के बड़े प्लेयर्स हैं जो कि PSL से निकल कर आएंगे और
आपको मालूम है कि जितने प्लेयर्स इस टाइम खेल रहे हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो एक अच्छा इवेंट होने जा रहा है। और जिस तरह तैयारियां शुरू हो चुकी हैं PSL की, आप ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, मेरे ख्याल में 15 या 14 दिन रह गए हैं, तो जिस तरीके से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं वो नज़र आ रही हैं कि इस मरतबा का PSL बहुत आउटस्टैंडिंग होगा। बिल्कुल ज़बरदस्त बात कही आपने। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट मंजर नकवी साहब ने। मंजर साहब, क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से, क्योंकि एक तारीखी सीरीज रही, 32 साल के बाद न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज मुनक्किद हुई और फिर सीरीज न्यूजीलैंड ने जो है 2-1 से कामयाबी हासिल कर ली। कुछ हम देखते हैं कि आखिरी वनडे मैच के अंदर जो है हमने देखा कि जहां पर पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता, फिर एक अच्छा स्कोर हम कह सकते हैं 280 रन, लेकिन फिर पाकिस्तानी बॉलर्स एक वक्त में देख रहे थे कि थोड़ा सा हावी जरूर दिखाई दे रहे थे न्यूजीलैंड बैटर्स के ऊपर, फिर एकदम फिलिप्स बैटिंग करने आते हैं और फिर वो जो है जिस तरह वो इनिंग खेलते हैं और 63 रन की इनिंग 63 रन की इनिंग खेलकर चले जाते हैं और मैच भी जितवा कर लेके चले जाते हैं और सीरीज अपने नाम कर लेते हैं। फिलिप्स की इनिंग को और फिर फखर जमान की इनिंग को किस तरह देखा आपने दोनों की? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि बड़ी अच्छी और तारीखी सीरीज रही और 32 साल बाद दोनों टीमें यहाँ होम ग्राउंड पे खेली पाकिस्तान के। मैच के हवाले से आपने जो बात की, बहुत अच्छा मैच था। और शुरू में आपने सही कहा कि पाकिस्तान टीम खासतौर पर बॉलर जो थे वो बड़े हावी रहे और ऐसा दिखाई दे रहा था कि शायद पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, मगर वही बात आपने कि फिलिप्स आए और उन्होंने उसने देखा और फतह कर लिया। उस तरह की बैटिंग की ग्लेन फिलिप्स ने। हालांकि बॉलर्स बड़े अच्छे थे, हावी रहे पाकिस्तान के। और बाबर आजम ने ये बात भी, मोहम्मद यूसुफ ने भी मैच के बाद जो इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने कहा, बाबर आजम ने भी कहा कि हम 20 से 30 रन शॉर्ट थे और बीच में जिस तरह से रिजवान और फखर जमान बैटिंग कर रहे थे, लग रहा था कि पाकिस्तान 300 प्लस स्कोर कर सकता है, मगर जैसे ही आउट हुए रिजवान उसके बाद फिर पाकिस्तान टीम की बैटिंग, छोटी छोटी पार्टनरशिप जरूर लगी मगर 300 रन के हदफ के लिए नाकाफी थी वो। अच्छा मंजर साहब, ये बता दें कि जब फिलिप्स बैटिंग कर रहे थे, हमारे तेज बॉलर वहां पर उनको काबू करने में नाकाम नजर आ रहे थे, तो बाबर आजम को चाहिए था कि वहां पर वो स्पिनर से अटैक करते, क्योंकि स्पिनर्स जो है वहां पर विकेट लेते दिखाई दे रहे थे। ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया बाबर ने मैच वाले इंटरव्यू में कहा कि हमारे अंदाजे से कम स्पिन हुई इस वनडे में बॉल जो स्पिनर्स की ना, लेकिन बॉलर्स तो अच्छी बॉल कर रहे थे स्पिनर्स कल। नहीं, लेकिन आपने देखा फिलिप्स किसी भी बॉलर को खाते में नहीं ला रहे थे। उन्होंने हर बॉलर के खिलाफ उमदा स्ट्रोक खेले और जो छक्के उन्होंने लगाए बहुत जबरदस्ती शुरू कर, दूसरा छक्का जो मुझे याद है बहुत जबरदस्त उन्होंने स्ट्रोक खेला था, तो बिल्कुल काबू करके चले थे बॉलर्स को, यानी कि वो अपने ऊपर हावी नहीं। 42 गेंदों पे उन्होंने 63 रन किए, 4 छक्के 4 चौके लगाए, तो वो बिल्कुल बॉलर्स को अपने हावी नहीं होने दे रहे थे और बड़ी उम्दा बैटिंग की। और उम्दा बैटिंग इस तरह की कि वो अच्छा फिलिप्स ने भी जब वो मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिए तो उन्होंने ये कहा कि बस मैं इसी तरह के खेलने आया था, जारहाना अंदाज मुझे अपना नहीं था और टीम को मुझे जितवा के वापस ले जाना था, तो बस मैं ये सोच कर आया था कि मुझे ये इस तरह से खेलना है। बिल्कुल मंजर साहब, थोड़ी सी बात मैं फास्ट बॉलिंग के हवाले से कर लूँ। शाहीन शाह आफरीदी के अनफिट होने के बाद हमने देखा कि फास्ट बॉलिंग का जो शोभा था वो नसीम शाह के कंधों पर आया। फिर नसीम शाह अगर किसी मैच में ड्रॉप होते हैं तो फिर पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग एक्सपोज होती हुई दिखाई देती है, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने, बिल्कुल दुरुस्त बात की। बहुत बड़ा खला हो गया जब से शाहीन आफरीदी अनफिट हुए और नहीं खेल रहे, बहुत बड़ा। आपने सही कहा कि नसीम, लेकिन मुझे हैरत की बात ये है कि हसनैन को मौका नहीं दिया उन्होंने। आप वसीम जूनियर को तो खिलाए जा रहे हैं एज एन ऑलराउंडर, मगर आप मुझे ये बताइए वसीम जूनियर ने एज ए ऑलराउंडर कहाँ परफॉर्मेंस दी? उससे बेहतर तो नसीम शाह है जो बैटिंग में भी परफॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रोक खेलते हैं, कम से कम उनकी इंटेंशन तो होती है रन बनाने की और वो कामयाब भी होते हैं बाद वक्त। बॉलिंग में भी इसी तरह अभी 5 आउट किए, लेकिन वसीम जूनियर जब भी कभी जरूरत है किसी भी शोबे में, खा हो बॉलिंग हो या बैटिंग, उन्होंने तो कभी भी कामयाब नहीं हुए और हमेशा वो। तो इसके मुकाबले में हसनैन कहीं दर्जे, कम से कम हसनैन की एक स्ट्रेंथ तो है ना कि बॉलिंग अच्छी करते हैं। तो बिल्कुल, कल का मैच हसनैन खेल रहे थे लेकिन उनसे भी परफॉर्मेंस होती हुई दिखाई नहीं दी, हालांकि वो अपने होम ग्राउंड पर खेलते हुए नजर आ रहे थे कल। नहीं सर, देखे ना इतने दिनों बाद आपने पूरा T20 ऑस्ट्रेलिया में हसनैन को लेकर पूरा T20 उसने बैठ के देखा। आपको पता है हसनैन ने बिग बैश खेली हुई जो कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से बखूबी वाकिफ भी है, तो 1-2 मौके
ऐसे थे जहां हसनैन को खिलाया जा सकता था, मगर वहां भी उन्होंने हसनैन को मौका नहीं दिया। फिर जब आप एक बंदे थे, खासतौर पर बॉलर से इतने दिनों बाद टीम में लाते हैं, उसको खिलाते हैं, तो भाई उससे आप परफॉर्मेंस की कैसे उम्मीद कर सकते हैं, खासतौर पर ऐसे मौके पर जबकि टीम जो है थोड़ी सी मुश्किल में है। यानी कि मैच 60-40 न्यूजीलैंड के हक में, तो उन्होंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की। और दूसरी कि यहाँ की विकेटें क्या फास्ट बॉलर के लिए सूटेबल होती है? हरगिज नहीं। हसनैन ने कोशिश जरूर की मगर कामयाब नहीं हो सके। बिल्कुल कामयाब होते हुए नजर नहीं आए। हसनैन ने भी बड़ी जबरदस्त कोशिश की। मंजर नकवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। जाफर साहब, जिस तरह मंजर साहब कह रहे थे कि अगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात की जाए तो हम देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही नजर आ रहे हैं, एक फ़हीम अशरफ, एक वसीम जूनियर। वसीम जूनियर को कंटिन्यू चांस दिया जा रहा है। फ़हीम अशरफ को हमने देखा कि टेस्ट मैचेस के अंदर भी रखा गया लेकिन फिर उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। तो अब हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना है, तो वहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास इन दो के अलावा भी कोई ऐसा तेज फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मौजूद है? देखिए, ऑलराउंडर बनाया जा रहा है पाकिस्तान टीम में, जो कि ख़राब किया जा रहा है। एज ए बैटर्स को सलमान आगा को ऑलराउंडर बनाया जा रहा है, ठीक है। आपने शान मसूद को मिडिल ऑर्डर पे बैट्समैन बनाया है, ठीक है। आपके जो रियल नंबर्स हैं उन पे से आपको हटाया जा रहा है। तो मकसद ये है कि जितने खिलाड़ी हैं वो जिस नंबर पे खेलते हैं उनको उसी पोजीशन पे खेलेंगे तो रिजल्ट भी आएगा, परफॉर्मेंस भी आएगी। जिस तरह जिस विकेट पे हसनैन को मौका दिया गया, ये उसके लिए सूटेबल थी नहीं। देखिए, स्पिनर्स को मदद कर रही है ना, आपने उसको फास्ट बॉलर को डाल दिया, वहां से क्या करेगा? तभी तो इतने मसाइल पैदा होते हैं। ये आपके सामने, आपको पता है कि जिस तरह कराची की अगर हम बात करें, कराची के बॉलर्स और बैटर को उस कंडीशन में खिला दिया जाता है जो कि उनके लिए सूटेबल होती ही नहीं है। बिल्कुल। रियाज साहब, आखिरी जुमला क्या कहेंगे दोनों ऑलराउंडर्स के हवाले से? कौन कौन से ऑलराउंडर? फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो बेंच ऑफिशियल्स हैं या सिलेक्टर्स हैं उनकी कोई प्लानिंग नहीं होती। हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे नहीं जाते बल्कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे जाते हैं। हम ये देखते हैं कि कौन सी टीम आ रही है और क्या विकटें और हमें किस तरह से मतलब फ़ायदा लेना है। तो आप नाम तो और बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे अभी जाफर कह रहे थे, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें खिलाड़ियों से ज़्यादा रियाज साहब, इस वक्त प्रोग्राम में टाइम कम है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर इस पर डिस्कस भी करेंगे ऑलराउंडर के, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के हवाले से। जाफर हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियाजुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।